बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। PMA 158 लॉन्ग कोर्स के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज पाकिस्तान आर्मी के तमाम सेंटर्स के अंदर जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? देखो, एटमॉस्फेयर की जब बात की जाए तो तब हमारे पास आंसर होगा नाइट्रोजन। अगर जस्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये 4-5 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा और इनको आपने अच्छे से नोट करके हमेशा के लिए याद कर लेना है कि अगर जस्ट अर्थ के अंदर पूछ लिया जाए कि अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है, एटमॉस्फेयर का वर्ड यूज़ नहीं करे तो फिर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। फिर हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। और अगर यहाँ पे वो ये कि मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। अब इनकी परसेंटेजेस भी आपको पता होनी चाहिए। जो नाइट्रोजन है इसकी परसेंटेज जो है वो 78% है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। एटमॉस्फेयर में इसकी जो परसेंटेज है नाइट्रोजन की वो 78% है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी पूछी जाती है कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। तो वो आपके पास है 20.95% या 21% भी ऑप्शन के अंदर कहीं पर मिल जाता है। तो ये दोनों आपके ठीक होंगे। क्लियर? तो ये मैंने आपको दोनों की परसेंटेज किसकी बताई है? एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो 78% है और एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो 20% है। अब हम एटमॉस्फेयर का वर्ड हटा देते हैं। अब हम कहते हैं जी मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है? वो ऑक्सीजन है। और कितने परसेंट पाया जाता है? तो 46.6%। ठीक है, अर्थ में ये 46.6% है। और दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है जो कि है 27.7%। ठीक है, क्लियर? ये दो आपने सबके याद करने हैं। उसके बाद है हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है या कौन सी गैस है जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो वो हमारे पास है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है ये आपने याद रखनी है, 74%। कहाँ पे? यूनिवर्स के अंदर। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? दूसरे नंबर पर हीलियम है और उसकी परसेंटेज जो हीलियम की है वो 24% है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और इनको आपने साथ साथ नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ मोस्ट कंट्रीज? कौन सा कॉन्टिनेंट है? टोटल हमारे पास कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। ठीक है, ये तो सबको पता होंगे। उनमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ किसके अंदर है? देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट घुमा के पूछता है। ज़्यादातर वो ये पूछता है कि पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो वो हमारा एशिया है। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तब भी हमारा क्या है? एशिया। और कभी कभार वो ये पूछ लेता है, जैसे आज उसने पेपरों में पूछा, जी ज़्यादातर पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके कंट्रीज़ की तादाद सबसे ज़्यादा है? तो वो हमारे पास क्या है? अफ्रीका। ठीक है, इनके कंट्रीज़ की तादाद आपने याद रखनी है। अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कितने ममालिक मौजूद हैं? 54। और एशिया के अंदर कितने मौजूद हैं? 48। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे यूरोप आपको नजर आ रहा है तो यूरोप का आपसे पूछ लिया जाए तो वो 44। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका आपको पूछा गया है तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर कितने हैं? 23। एक हमारा और कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के अंदर जो है ना वो हमारे कितने हैं? 12 है। ठीक है, और एक और है हमारा ओशनिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया आप उसको कह सकते हो, तो उसके अंदर कितने कंट्रीज है? 14 कंट्रीज़ हैं। और एक अंटार्कटिका है जिसके अंदर कोई कंट्री मौजूद नहीं है। तो ये तमाम कंट्रीज़ और इनके ये तमाम कॉन्टिनेंट और इनकी कंट्रीज़ की तादाद आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ ही मैं ये बता रहा हूँ, इसकी डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी लेकिन यूँ समझ लें कि 2 MCQs आपके तकरीबन यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। आपके यहाँ से 2 MCQs लाजमी पूछे जाते हैं। अब देखें यहाँ पर आज से तमाम जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना आपके, उन तमाम कॉन्टिनेंट का जो एक कंट्री है जो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा है और जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे बता रहा हूँ तो इसको आपने नोट करना है और इनको लाजमी याद करना है। ये हर स्टूडेंट के पेपर में 1 या 2 MCQ सिर्फ इसी चीज़ से लाजमी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, पहला हम कॉन्टिनेंट बात कर लेते हैं एशिया, क्योंकि हम इसके अंदर है। इसके अंदर अगर एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री पूछ लिया जाए तो वो रशिया है। देखो, पहले मैं एरिया के लिहाज से बताऊंगा और फिर मैं जो है ना दूसरा कौन सा बताऊंगा, बल्कि लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं बोलता जाऊंगा, आपने साथ साथ जो है ना इसको लिखते जाना है। एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा रशिया है और पॉपुलेशन के लिहाज से अगर पूछ लिया जाएगा तो वो हमारे पास इंडिया है। ठीक है, ये हमने किसकी बात की? एशिया की। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है अफ्रीका। ठीक है, दूसरा बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो अफ्रीका है। ठीक है, इसके अंदर जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है, एरिया के लिहाज से वो है अल्जीरिया।
एरिया के लिहाज से अल्जीरिया है और पॉपुलेशन के लिहाज से जो है वो नाइजीरिया है। दोनों मिलते जुलते आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है यूरोप। अब यूरोप के अंदर जो है ना, जो इसका एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है वो ये रूस ही है, क्योंकि ये रशिया जो है ये यूरोप के अंदर भी आता है और ये एशिया के अंदर भी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसका एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री वो रशिया ही है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी इसका सबसे बड़ा कंट्री वो भी रशिया ही है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात की जाए तो इसके अंदर जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है वो है कनाडा, ठीक है। और पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ा कंट्री होगा इसका वो हमारे पास क्या होगा, यूएसए होगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब देखें, अब हम कहाँ तक पहुँचे, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद अगला जो कंट्री है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है वो है ब्राज़ील, ठीक है। और पॉपुलेशन के लिहाज से जो सबसे बड़ा कंट्री है वो भी यही ब्राज़ील ही है। क्लियर हो गया। तो ये देखो, ये आपका यूरोप और जो है ना ये तो ईजी है। यूरोप में भी एरिया और पॉपुलेशन दोनों के लिहाज से रूस है और यहाँ पे दोनों के लिहाज से ब्राज़ील है। अच्छा, आखिरी हमारा बच गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, या ओशनिया। उसका जो है ना वो एरिया के लिहाज से भी सबसे बड़ा जो है वो यही है, ऑस्ट्रेलिया ही है। और पॉपुलेशन के लिहाज से भी वही है, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ओशनिया भी इसको कहते हैं, इस कॉन्टिनेंट का नाम ओशनिया भी है या दूसरा नाम इसका ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। इसके अंदर 14 कंट्रीज़ हैं और उस 14 कंट्री में से एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री भी ये ऑस्ट्रेलिया ही है और पॉपुलेशन के लिहाज से भी सबसे बड़ा कंट्री यही है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच रहे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इंशाल्लाह 100% गारंटी के साथ बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करेंसी ऑफ रशिया। रशिया की करेंसी जो है वो रबल है, ठीक है। और कुवैत की करेंसी यहाँ मैंने बताई है, और रियाल की भी, सॉरी सऊदी अरेबिया की, ये भी आपने साथ नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सार्क का हेडक्वार्टर पूछा गया है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे, खटमंडू के अंदर है। अच्छा, सार्क के टोटल मेंबर्स कितने हैं और इसके अलावा सार्क की और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सार्क के टोटल जो मेंबर्स हैं ना वो 8 है, ठीक है। इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं मैं इसकी आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो, इसके एक ट्रिक आप याद रखें, यह आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MBBS पेन। ये आपने एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। इस ट्रिक से आपको जो सार्क है ना, साउथ, ठीक है, एशिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं ये 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। अब ये 8 कंट्रीज़ आपसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका एक कंट्री का कैपिटल लाजमी हर स्टूडेंट के पेपर में पूछा जाता है। तो पहले मैं इनकी कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ। देखो, M से है मालदीव, B से है भूटान, अगले B से आपका बांग्लादेश, S से श्रीलंका, और P से आपका प्यारा प्यारा पाकिस्तान, और A से अफगानिस्तान, और I से हमारा इंडिया, और N से क्या है, नेपाल, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये 8 कंट्रीज़ का नाम मैंने आपको बता दिया, आपने नोट कर लेनी है। अब इन 8 कंट्रीज़ के कैपिटल भी मैं आपको फिंगर टिप पे बता देता हूँ। पहले मालदीव, M से मालदीव था ना, इसका माले। फिर भूटान का क्या होता है, भूटान का थिम्पू। बांग्लादेश का ढाका है, मोस्ट रिपीटेड है। श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं, एक तो कोलंबो है, सबको पता है, एक है आपका श्री जयवर्धनेपुरा, इस तरह का नाम है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी, ठीक है। क्लियर हो गया। ये श्रीलंका के 2 कैपिटल है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद है पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का काबुल है, इंडिया का दिल्ली है, नेपाल का क्या है, खटमंडू है। क्लियर हो गया। और ये खटमंडू के अंदर ही सार्क का कैपिटल मौजूद है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके अलावा जो है ये भी आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपका सार्क है ना ये कब बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 1985। एक चीज़ तो मैंने ये बता दी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये कहाँ पे बनाई गई थी, ढाका के अंदर, बांग्लादेश में, ठीक है। एक और चीज़ भी है जो ढाका में बनाई गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक मोस्ट रिपीटेड आपका है मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो भी 30 दिसंबर 1906 में कहाँ में बनाई गई थी, ढाका में बनाई गई थी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। SCO का यहाँ पर मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर की है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चाइना के अंदर, बीजिंग में, ठीक है। और ये कब बनाई गई थी ये भी आपसे क्वेश्चन साफ ज़रा पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूँ, जस्ट आपने लिख लेना है 15 जून 2001 में, ठीक है। ये SCO की बात हो रही है। क्लियर। और इसका हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। और पाकिस्तान इसको कब ज्वाइन किया, हाँ जी, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके मेंबर कितने टोटल, इसके टोटल मेंबर्स भी चलो देख लें, इसकी डिटेल में जल्दी से बता देता हूँ। 10 इसके टोटल मेंबर्स हैं, और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे जब ये बनाई गई थी तो उस वक्त इसके टोटल 6 मेंबर्स थे। बाद में इसको पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया 2017 में। ये पूछा जाता है पाकिस्तान या इंडिया में से कोई भी आपसे आ जाएगा कि उसने SCO को कब ज्वाइन किया, तो 2017 में ज्वाइन किया। फिर 8 मेंबर हो गए, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर 6 थे, 2 ये आ गए, 8 हो गए। और कौन कौन से, ईरान आया,
ईरान ने कब ज्वाइन किया? 2023 में ज्वाइन किया, ठीक है। फिर कौन आया? फिर एक आया बेलारूस। बेलारूस ने ज्वाइन किया 2024 में। और अभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने सबसे आखिर में इसको ज्वाइन किया, तो वो हमारे पास बेलारूस है। क्लियर? नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। डेली इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट के साथ हम हर क्वेश्चन के साथ उसकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताते हैं और यही चीज़ें आपके पेपर्स में बार बार रिपीट होती हैं। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी के साथ व्हाट्सएप पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन है? गुलाम मोहम्मद, ठीक है। पाकिस्तान के टोटल 4 ही गवर्नर जनरल हैं। पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब है, दूसरा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब हैं और तीसरे जो है ना सर मलिक गुलाम मोहम्मद और चौथे सिकंदर मिर्ज़ा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1965 की जो वॉर है ये कितने दिन तक चली थी? तो ये चली थी हमारी 17 दिन तक, ठीक है। 6 सितंबर 1965 को उन्होंने अटैक किया था और हमने अपना डिफेंस किया था, इसीलिए आज तक हम जो है ना 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपका एक और MCQ हो गया, ठीक है। और ये 22 सितंबर तक ये जंग चली थी। तो 6 से लेकर 22 सितंबर तक टोटल कितने दिन बन गए? 17 डेज, ठीक है। यहाँ पर इसका जो पीस एग्रीमेंट था वो था ताशकंद डिक्लेरेशन। ये 1966 में हुआ 10 जनवरी। एग्जैक्ट डेट भी आपने याद रख लेनी है, 10 जनवरी, ठीक है। और ये किसकी मदद से हुआ था? USSR की मदद से हुआ था, यानी जो आज का रशिया है। और इसी तरह हमारा जो इंडस वाटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, सिंथास मुआहिदा, वो 1960 में जो हुआ था 19 सितंबर। एग्जैक्ट डेट भी चलो लिख लो आप लोग, ठीक है, ये भी पूछी जाती है। तो ये जो है ना ये किसकी मदद से हुआ था? ये वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था। क्लियर? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ना। इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है जी फैक्टोरियल का। सिंपल सा मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी भी वैल्यू को आपसे फैक्टोरियल पूछ लिया जाए ना, यानी कि उसने 5 का फैक्टोरियल पूछा तो मैं इसी का समझा देता हूँ। आपने क्या करना है, इस 5 को उल्टा मल्टीप्लाई कर देना। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय पीछे इसके जितने भी नंबर उसको मल्टीप्लाई। 5 4 दा 20, 23 दा 60, 62 दा कितना हो जाएगा? 120। तो 5 का फैक्टोरियल लेंगे तो 120। किसी भी नंबर का आपसे फैक्टोरियल पूछ लिया जाए तो आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। 10 का फैक्टोरियल ले लिया जाए तो पूछा जाए तो आपने क्या करना है? 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाता है कि दो एक वैल्यू ऊपर होती है, एक नीचे होती है। फॉर एग्जाम्पल ऊपर आपके पास दे दिए कि 6 का फैक्टोरियल और नीचे आपको दे दिए जी नीचे आपको दे दिए 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आपने किस तरह सॉल्व करना है? ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर 6 के फैक्टोरियल को ओपन करें, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1, और नीचे भी 4 के फैक्टोरियल इस तरह ओपन करें, फिर इनको डिवाइड करें। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि हमने अपना टाइम भी सेव करना है। तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे ही है। तो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू नीचे मौजूद है, नीचे 4 का फैक्टोरियल मौजूद है, तो इसको यहाँ पे रोक लेना। 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 6 5 तक कितना आ जाएगा? हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जो वैल्यू नीचे मौजूद हो वहाँ तक, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल ऊपर 12 का फैक्टोरियल है और नीचे हमारे पास कितना आ गया? 10 का फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टोरियल रोक लेंगे, नीचे 10 के फैक्टोरियल से 10 का फैक्टोरियल कैंसिल, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टुवर्ड विच कंट्री डिड फर्स्ट मुस्लिम्स माइग्रेट? मुस्लिम्स ने सबसे पहले किस कंट्री की तरफ माइग्रेट किया था? तो इथोपिया, यानी कि जो ना ये आप इसको ये भी कह सकते हैं हबशा, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है ना वो हबशा है, ठीक है। और ये कब मुसलमानों ने इसको माइग्रेट किया था? तो ये आपको मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये इसकी बल्कि 2-3 माइग्रेशन हुई थी, एक नहीं हुई थी, 2 हुई थी, ठीक है। दोनों की डेट आपसे पूछी जाती है और उनका जिक्र जो है ना कुरान मजीद की एक सूरत के अंदर है, वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैं सारा आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा देखो, यहाँ पर फर्स्ट माइग्रेशन जो है हबशा आ जाए या इथोपिया आ जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो वो हमारे पास हुई है 613 AD में। कब हुई? 613 AD में हुई है, ठीक है, नबूवत से पहले, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 613 AD में हुई और इसमें कितने बंदे थे? इसमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थीं, ये लिख लें आप, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो मतलब इसका जो ये माइग्रेशन हुई थी, इसमें जो लीडर थे वो कौन थे? तो वो उस्मान इब्न अफ़ान नाम था उनका, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक है। और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। ये दो नाम है, आपने याद रखने हैं। अच्छा, सेकंड माइग्रेशन की बात करते हैं तो 616 में हुई है। कब हुई है? 616 में हुई। इसमें जो मर्द थे वो 83 थे और औरतें जो थीं वो 18 थी या 19 थी, ठीक है। 18 आ जाए वो भी ठीक है, 19 आ जाए, दोनों में से एक ही आएगा, जो आएगा वो ठीक है। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा अब मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया कि इन दोनों माइग्रेशन का जिक्र कुरान पाक की
किस सूरह के अंदर आया है, तो वो सूरह अनफाल के अंदर है। कौन सी सूरह के अंदर है? सूरह अनफाल के अंदर। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच एंजल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन? कौन सा एंजल जो है वो रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी मेरे ख्याल में काफ़ी दफ़ा पढ़ा दिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो वही लेकर आते थे, और इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे और इज़राइल अलैहिस्सलाम लोगों की जान निकालते हैं, तो पीछे बच गए एक ही, वो कौन सा? मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये 4 बड़े फरिश्ते हैं ना, ठीक है, तो वो हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। तो इनका काम क्या है? बारिश बरसाना, लोगों के पास, हर जानदार के पास रिस्क पहुंचाना। तो ये सारा जो ड्यूटी है वो किसकी है? वो मीकाईल अलैहिस्सलाम की है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो व्हाट्सएप पे आप लाजमी कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सूरा ऑफ द होली कुरान कंटेन्स ट्रू बिस्मिल्लाह? ट्वाइस बिस्मिल्लाह किसके अंदर आती है? तो सूरह नमल के अंदर है। नमल का मतलब क्या होता है? आंट होता है। ये आपका अलग से MCQs है। और कौन सी सूरह है जिसके अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है? दैट इज़ विदाउट बिस्मिल्लाह, तो वो सूरह तौबा है। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने, और बल्कि यही चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो टाइटल था वो कौन सा था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका टाइटल था। ठीक है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरह दूसरे हमारे जो खलीफे हैं बहुत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका टाइटल था फारूक, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का टाइटल ज़ुन्नुरैन, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। ज़ुन्नुरैन का मतलब क्या होता है? 2 नूर वाला। ये भी आपका अलग से MCQs है, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से इनका निकाह हुआ था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? कौन सा कंट्री है जिसको लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? तो वो हमारे पास फिनलैंड है। ठीक है, एक यहाँ पे ये एक इससे मिलता जुलता और क्वेश्चन और भी बार बार रिपीट होता है। लैंड ऑफ 1000 लेक्स की जगह पे वहाँ पे वो आपका वर्ड यूज़ करता है आइलैंड्स। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ 1000 आइलैंड, तो वो हमारे पास कौन सा? वो है इंडोनेशिया। कौन सा कंट्री है? इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री पॉपुलेशन के लिहाज से अगर पूछ लीजिए तो वो इंडोनेशिया है, और एरिया के लिहाज से अगर पूछ लीजिए तो वो कजाकिस्तान है। ठीक है, इसका जो रैंक है पूरी दुनिया का वो 4th नंबर पर है। पहले नंबर पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर USA, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, और 5वें नंबर पर हमारा प्यारा प्यारा पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान से पहले है। ठीक है, इंडोनेशिया। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इससे रिलेटेड और बता दूँ, लैंड ऑफ 1000 लेक्स हो गया, लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स हो गया। अच्छा, लैंड ऑफ फ्लावर्स, लैंड ऑफ फ्लावर्स, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा हमारे पास? ये नेदरलैंड। कौन सा है? नेदरलैंड। इससे रिलेटेड मैं मजीद क्वेश्चन बताता हूँ। सिटी ऑफ फ्लावर्स जो है वो भी हमारा पूछा जाता है, तो वो पेशावर है। बाकी भी जितने भी सिटीज़ हैं ना, मतलब सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक और मेरे जो है ना आपको बताता हूँ, लैंड ऑफ जो है ना राइजिंग सन आपसे जो है ना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो जापान है हमारे पास। और इसी तरह लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है, वो हमारा थाईलैंड है। ठीक है, और बाकी भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो बहरहाल जो मेरे माइंड में थे मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सिटी से रिलेटेड, जैसे सिटी ऑफ फ्लावर्स है ये पेशावर है, और इसी तरह काफ़ी सिटीज़ जैसे कराची के काफ़ी सारे नाम है। मिनी पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है, सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। लाहौर को सिटी ऑफ कॉलेजेस भी कहा जाता है, सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा लाहौर के एक दो नाम और भी हैं। ठीक है, मुल्तान को सिटी ऑफ सेंट्स, ये सिटी ऑफ जो है ना टॉम्स, ठीक है, सिटी ऑफ मैंगोज़। ठीक है, फैसलाबाद को सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। पेशावर का एक और नाम ये है गेटवे टू खैबर। ठीक है, गेटवे टू खैबर, तो ये हमारा पेशावर है। गेटवे टू पाकिस्तान अगर कह दिए थे तो वो कराची है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह लाहौर का एक और नाम है पेरिस ऑफ एशिया भी इसको बोलते हैं। पेशावर को सिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ये सारे आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, ओल्डेस्ट सिटी अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे ओल्डेस्ट सिटी, तो वो पेशावर है। और हॉटेस्ट सिटी पूछ लिया जाए तो वो जैकबाबाद है। ठीक है, कोल्डेस्ट सिटी, ठंडा तरीन सिटी पूछ लिया जाए तो वो कौन सा होगा? ये तो चलो आपको सबको पता होना चाहिए, वो स्कर्दू है। वो कौन सा है? स्कर्दू। तो ये सारे आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आगे हमारे पास और क्वेश्चन भी है, लेकिन व्हाट्सएप नंबर पहले आपने सेव करना है लाजमी, और इस पर कॉन्टैक्ट करके आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नंबर का क्वेश्चन है जी, सिंध वाज कंकर्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने सिंध को कब फतह किया था? तो इन्होंने फतह किया था 1843 में। और पंजाब को कब फतह किया? 1849। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एक आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार कौन सा? अब देखो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि कश्मीर को जो है ना गुलाब सिंह डोगरा ने जो है ना ख़रीदा था, ऐसे ना, तो आपने काफ़ी दफ़ा जो है ना गुलाब सिंह डोगरा ने उसको 75 लाख में ख़रीदा था। ये आपका क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब ये कैसे ख़रीदा था ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी, कब हुई थी? 1846 में। कब हुई थी?
एंग्लो सिख वार, यानी कि एंग्लो का मतलब अंग्रेज़ लोग हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे कौन सा सिख लोग हैं, ठीक है। अब सिख जो हैं वो लाहौर के ऊपर उनकी हुकूमत है, यानी कि पंजाब पे उनकी हुकूमत थी, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी जंग हुई और ये जंग हार जाते हैं। अब जब ये जंग हार जाते हैं, ये कब हो रही है जंग? 1846 में, ये पहली जंग हो रही है, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ों को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं भाई तुम लोगों ने हमारा इतना नुकसान करवा दिया, जंग में पैसा लगता है ना जंग में, तो अब तुम लोग जो ना हमें जुर्माना दो। कितना? 1 करोड़ नानकशाही उन्होंने जुर्माना लगाया था। उस टाइम की जो करेंसी थी ना, 1 करोड़, कितना? 1 करोड़ रुपये उन्होंने जुर्माना लगाया। अब जब 1 करोड़ नानकशाही, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, पैसा नहीं था, नानकशाही जो है ना वो थी उस टाइम की जो करेंसी जो थी, वो कौन सी थी? नानकशाही। ये भी आपका MCQ है, ठीक है। अच्छा, अब 1 करोड़ नानकशाही थे। अब सिखों ने कहा भी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है जुर्माना देने के लिए, तो आप ऐसा करो 25 लाख नानकशाही हम आपको दे देते हैं, बाकी जो 75 लाख हैं उसमें से आप हमसे कश्मीर ले लो। और कश्मीर का जो राजा था उस टाइम वो गुलाब सिंह डोगरा था। तो गुलाब सिंह डोगरा ने कहा नहीं भी मैं कश्मीर नहीं दूंगा, बल्कि मैं 75 लाख इनको अंग्रेज़ों को दे देता हूँ और कश्मीर खरीद लेता हूँ। तो उसने वो उस टाइम जो है वो 75 लाख उनको दे के कश्मीर खरीद लिया था। क्लियर हो गया? तो ये स्टोरी आपको मेरे ख्याल में आज तक शायद किसी ने नहीं बताई होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हम बात करते हैं पंजाब जो है ना, ये कब जो है ना इन्होंने फतह किया था? तो ये अब सेकेंड एंग्लो सिख वार हुई, मतलब अब सिखों को दोबारा सुकून नहीं आया, उन्होंने दोबारा अटैक किया, ठीक है। तो और एट दी एंड जो है ना वो जंग हार गए। तो अब जो है ना उन्होंने पक्का कब्जा ही कर लिया पंजाब पे, लाहौर पे, ठीक है। क्लियर? और कब कब्जा किया? 1849 में। यहाँ पे कश्मीर से रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ कि इस टाइम जो कश्मीर है, ठीक है, इस टाइम जो कश्मीर है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख में उसने ख़रीदा था, ठीक है, नानकशाही में। एक अभी जो कश्मीर है हमारा, उसका कितने % हिस्सा जो है वो इंडिया के पास है, कितने % जो हिस्सा है वो जो है ना उसके पास है, पाकिस्तान के पास है, और कितने % हिस्सा जो है वो चाइना के पास है। तो 55% जो है ये है इंडिया के पास, ठीक है अभी, और 30% जो है ये प्यारा पाकिस्तान के पास है, और 15% जो कश्मीर है वो किसके पास है? वो चाइना के पास है। इस टाइम जो कश्मीर है वो इस तरह 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो ज़्यादा हिस्सा किसके पास है? अभी इंडिया के पास है। क्लियर हो गया? और जो कश्मीर का इलाका है उस टाइम जो था ये बहुत बड़ा इलाका था, इसमें लद्दाख का इलाका आता है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अस्काई चीन वगैरह, ये सारे जो है ना, ये जो अभी चाइना का पार्ट है ना, ठीक है। तो ये सारा इलाका जो था ये कश्मीर का उस टाइम का हिस्सा था। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे इसी तरह के डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप लोगों तक पहुंच रहे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको 100% गारंटी के साथ बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।